पिछले यदि 1.5-2 वर्षों की बात यदि करें तो हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट यानी डेट मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रही, काफ़ी उथल-पुथल रहा। स्टॉक मार्केट ने, इक्विटी मार्केट ने मॉडेस्ट गेन दिया और कमोडिटी मार्केट फ्रंट पे जैसे गोल्ड ने एक रिकॉर्ड हाई पे रहा। दूसरी तरफ यदि करंट सिचुएशंस की बातें करें तो यदि डोमेस्टिक इकोनॉमी की बातें करें तो हम देखते हैं कि अच्छा ग्रोथ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। यदि एडवांस इकोनॉमीज लाइक यूएस की बातें करें तो वहाँ कुछ समस्याएं हो रही हैं, वो जूझ रहे हैं स्लो ग्रोथ से, हाई इन्फ्लेशन से, और यदि कुछ चैलेंजेस हैं जियो पॉलिटिक्स चैलेंजेस लाइक रशिया यूक्रेन वॉर। कल हमारे इमरान खान साहब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अरेस्ट हो गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कॉमन इन्वेस्टर, उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैंने पाकिस्तान की चर्चा की। आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान का क्या लेना देना। जनाब, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। यदि पड़ोसी मुल्क अशांत होगा तो हम कितनों ही शांति की कोशिश करें, कुछ न कुछ अशांति तो हमें भी होती ही होती है और इसका सीधा प्रभाव आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। इसलिए हमने जिक्र किया जियो पॉलिटिक्स चैलेंजेस कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। यदि इन दोनों चीज़ों को पिछले 1.5-2 वर्षों का जो उथल पुथल है स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में, और जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस है, इन दोनों को एक साथ यदि देखें तो एक कॉमन इन्वेस्टर जो बिगनर्स भी है और जिसकी रिस्क एपेटाइट कम है, उनको ये समस्या होती है कि आखिर यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो वो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आइदर इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड या कम्युनिटी म्यूचुअल फंड लाइक गोल्ड म्यूचुअल फंड या कुछ इस तरह से और भी जो कम्युनिटी मार्केट के जो ईटीएफ्स वगैरह हैं उसमें। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब, बिकॉज वो कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई मॉडेस्ट गेन दिया इक्विटी ने, डेट मार्केट में करूं तो काफ़ी उथल पुथल रहा, गोल्ड मार्केट ने अधिक दिया लेकिन पिछले यदि 15 साल का रिकॉर्ड देखूं तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नहीं है। बिकॉज ये जो रिएक्ट करते हैं ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस और जो चैलेंजेस बताया उसके बेसिस पे ये रिएक्ट करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब म्यूचुअल फंड सेगमेंट में एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और आज हम चर्चा करेंगे इसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। और इस डिस्कशन के बाद हम ये देख पाएंगे कि क्या ये सेगमेंट बिगनर्स के लिए या जिनका रिस्क एपेटाइट कम है उनके लिए सुटेबल है या नहीं है, इफ यू दे वांट टू क्रिएट द लॉन्ग टर्म कैपिटल। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इंश्योर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब दे इन्वेस्ट इन द ब्लेंड ऑफ इक्विटी, डेट एंड कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट में मैंने केवल गोल्ड लिखा है, हो सकता है सिल्वर भी हो। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द फंड मैनेजर एंड चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। और इनका आपस में या तो कोई रिलेशन नहीं है या वेरी लो कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीन्स इनका मूवमेंट जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कोई ईस्ट जाता है, कोई अप जाता है, कोई डाउन जाता है, दोनों अप जाता है। इनका कोई जो है ये सेम डायरेक्शंस नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं। एंड दिस segment, this category of mutual fund is best suited for the investors having modest risk appetite, और उस इन्वेस्टर्स के लिए, उस बिजनेस के लिए who is looking for the diversified portfolio। और इसमें एक टैक्स एडवांटेज भी है। तो आज हम बात करेंगे और ये टेस्टिफाई करेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या सुटेबल है मॉडेस्ट रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर्स के लिए, क्या ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इनका टैक्स एडवांटेज क्या है। यदि हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हमें टैक्स एडवांटेज क्या मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेस्ट रिस्क एपेटाइट के बारे में। रिस्क एपेटाइट की जब भी बातें होती हैं, इन्वेस्टर्स को एक ही चाहिए कि डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उससे प्रोटेक्शन ये कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हम चर्चा करेंगे इस बारे में भी कि क्या ये सेगमेंट इन कंपैरिजन टू अदर बेंचमार्क डाउनवर्ड मूवमेंट को प्रोटेक्ट
कर सकता है कि नहीं। फिर बात करेंगे कि ये डिफरेंट एसेट क्लास इक्विटी, डेट और कम्युनिटी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं कि नहीं। और तीसरी बातें करेंगे हम टैक्स एडवांटेज के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनवर्ड प्रोडक्शन की, डाउन साइड प्रोडक्शन के बारे में। इसके लिए हमने 3 ऐसे स्लॉट्स लिए हैं जिनमें काफी उथल पुथल हुआ था। तो सबसे पहले लिया है हमने, पहले देख लेंगे निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है, इसको हमने बेंचमार्क माना है, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। और 3 जो टाइम पीरियड लिया है जिसमें काफी उथल पुथल हुई थी, उसमें एक स्लॉट है सितंबर से अक्टूबर 2018 तक का फेज, जिसमें निफ्टी 50 में -41% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि मल्टी एसेट फंड का कैटेगरी रिटर्न जो था इट इज -5.7%। दूसरा स्लॉट लिया है हमने जनवरी से अप्रैल 2020 का, जिसमें निफ्टी 50 ने -34.6% का रिटर्न दिया है, जबकि मल्टी एसेट फंड ने -18.2% का रिटर्न दिया है। और तीसरा है अक्टूबर 21 से लेकर जून 22 तक का, जिसमें देखा है कि निफ्टी 50 ने 16.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और मल्टी एसेट ने मात्र 6.9% का दिया है। और यदि हम बात करें दिसंबर 22 से मार्च 2023 के बारे में, तो देखते हैं कि निफ्टी 50 ने -9.1% का रिटर्न दिया है, जबकि मल्टी एसेट फंड ने -2.4% का रिटर्न दिया। यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो देखते हैं कि अराउंड 33% के आसपास मल्टी एसेट 70% के आसपास मल्टी एसेट फंड ने डाउनवर्ड प्रोटेक्शन को, डाउन साइड मूवमेंट को प्रोटेक्ट किया है। यहां देखते हैं ऑलमोस्ट 50% के आसपास इन्होंने डाउन साइड प्रोटेक्शन, डाउन साइड मूवमेंट को प्रोटेक्ट किया है। यहां देखते हैं करीब ये भी 60% के आसपास इन्होंने यहां प्रोटेक्ट किया है, और यहां करीब 75% के आसपास इन्होंने यहां प्रोटेक्ट किया है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि इफ यू इन्वेस्ट इन द मल्टी एसेट फंड, तो डाउनवर्ड प्रोटेक्शन, डाउन साइड प्रोटेक्शन या डाउन साइड मूवमेंट का प्रोटेक्शन जो है, ये फंड, इस कैटेगरी का फंड बिल्कुल प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं, जो चर्चा की थी हमने कि क्या ये तीनों इक्विटी, डेट और कम्युनिटी फंड्स जो हैं, क्या ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं या सेम डायरेक्शंस में। तो इसके लिए कुछ डेटा को देखा है हमने, और इसके लिए हमने एक सेंसेक्स जो इक्विटी का रिप्रेजेंटेटिव है, गोल्ड जो कमोडिटी मार्केट का है, और बॉन्ड जो डेट मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव है, इसको डिफरेंट पीरियड में, डायनेमिक्स में इसको टेस्टिफाई करने की कोशिश की, जब वह लीन पीरियड जब हुआ करता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2012 का पीरियड, जबकि यूरो जोन इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जब यूरो जोन क्राइसिस थी 2012 में, उस टाइम देखते हैं हम कि सेंसेक्स जो है -9.2% का रिटर्न दिया था, गोल्ड ने 32.9% का रिटर्न दिया था, और बॉन्ड ने 8.31% का रिटर्न दिया था। देखें तीनों में वेरिएशन देखें, इक्विटी मार्केट -9% के आसपास, जबकि गोल्ड का 33% के आसपास। इसका मतलब 42% का डिफरेंस है सेंसेक्स और गोल्ड में, और बॉन्ड ने दिया है 8.31% का। दूसरा टाइम स्लॉट लिया हुआ है हमने 2014 और 15 का, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में आ गई थी और स्टॉक मार्केट को काफी उम्मीद थी इससे कि भाई ये काफी अच्छा करेगा। तो देखते हैं 2014 में इक्विटी मार्केट ने 20.7%, गोल्ड मार्केट ने -3.2% और बॉन्ड मार्केट ने अगेन 8.9%। 2015 में भी सेम रफ्तार रहा, 26.8% इक्विटी का, -8.3% इट इज ऑफ गोल्ड, एंड बॉन्ड का 10.3%। अब कोविड का समय आ गया। कोविड समय में 2020 में देखा हमने कि सेंसेक्स ने -22.9% का रिटर्न दिया था, जबकि गोल्ड ने 29.7% का रिटर्न दिया था। अब ये यदि, और अभी यदि हम देखें 2023 की बातें, तो सेंसेक्स ने 2% का दिया है, गोल्ड ने 16% का दिया है, और बॉन्ड ने 4% का दिया है। अब यदि इन चारों टाइम स्लॉट्स को जो डिफरेंट पीरियड्स के थे, इसको यदि एक साथ देखें, तो हम देखते हैं कि हमने यहां देखा 2012 वाले में देखा इनका निगेटिव रिटर्न, गोल्ड का काफी पॉजिटिव, बॉन्ड का थोड़ा पॉजिटिव। 14 में यहां देखा कि इक्विटी का पॉजिटिव, गोल्ड का नेगेटिव, और बॉन्ड का ऑलमोस्ट सेम जो 2014 में था। 15 में भी ऑलमोस्ट वही रिपीट हुआ। 20 में देखा इक्विटी काफी माइनस, जबकि गोल्ड उतना ही प्लस, और 2023 में तीनों ही पॉजिटिव रेंज में मूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि ये तीनों एसेट्स, इक्विटी, डेट और कम्युनिटी मार्केट का लाइक गोल्ड, इनका जो मूवमेंट होता है, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इट मींस
इट इज बीइंग प्रूव्ड कि इन तीनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, और ये कोई रिलेशन है इट इज वेरी रो। तो दो बातें तय हो गई कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये बातें भी तय हो गई कि ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करते हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है इनका। और अब तीसरी बात करते हैं टैक्स एडवांटेज की। टैक्स एडवांटेज में मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और वैसा फंड जब 65% या उससे अधिक इक्विटी में है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर है, और 1 लाख से ऊपर जितना होगा उसके ऊपर ही 10% के लगेंगे। और यदि इक्विटी का परसेंटेज बिटवीन 35 to 65% है, आपको 20% इंडेक्सेशन बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों को देखने से हमें यह समझ में आता है कि जब इक्विटी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है और हमारा जो उस कंपोजिशन में मल्टी एसेट लोकेशन फंड में इक्विटी का पोर्शन 65% या उससे अधिक है, हमें कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस 1 साल से अधिक यदि होल्ड हम करेंगे तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन, यदि वो गेन 1 लाख से ऊपर होगा तो अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख उस पर हमें 10% का ही लगेगा टैक्स। इसका मतलब यदि हमने 5 लाख रुपए जमा किए उसमें और 1 साल के बाद 1.5 साल 2 साल में यदि वो 6 लाख तक हुए तो कैपिटल गेन 1 लाख ही रुपए हुआ, तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि जैसे ही 6 लाख से अधिक बढ़ेगा, वो जितना अमाउंट बढ़ेगा उस अमाउंट पर 10% टैक्स लगेगा। और यदि इक्विटी का पोर्शन 35 to 65% तो इंडेक्सेशन बेसिस पे 20% का लगेगा। इससे यह लगता है कि हमें जो है टैक्स एडवांटेज है। अब एक और बात करेंगे कि यदि हम आज के दिन में चर्चा करें मल्टी एसेट वर्सेस स्मॉल कैप, क्योंकि आज के दिन में कई सारे फंड्स हैं मार्केट मल्टी एसेट फंड, तो हमने एक बर्ड्स आई व्यू दिया है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए दोनों का जो रिटर्न था उसको कंपेयर करके देखा है। तो हमने देखा है मल्टी एसेट फंड में 2019 से लेकर एनुअल रिटर्न देखा है तो 2023 तक किसी भी टाइम नेगेटिव रिटर्न नहीं था, किसी भी टाइम नेगेटिव रिटर्न नहीं था। जबकि स्मॉल कैप का जो कि आज के दिन में खासकर यंगस्टर जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए काफी अच्छा फंड है मानते हैं वो लोग, उसमें देखा कि 2019 में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया था और 2022 में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न तो नहीं दिया था, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट 1.3%, और दोनों के बीच में गैप काफी अधिक है। ये देखें दोनों के बीच में गैप अधिक है, यहां 9.54% पॉजिटिव रिटर्न और -1% के आसपास। इसका मतलब 2019 में करीब 10% शायद 10% के आसपास मल्टी एसेट फंड ने स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न दिया था, और 2022 में उन्होंने करीब 4% के आसपास बेहतर रिटर्न दिया था स्मॉल कैप के कंपैरिजन। क्योंकि स्मॉल कैप के बारे में कहा जाता है कि रिटर्न काफी अच्छा रहता है, जो इससे भी पता चलता है कि 2020, 21 और 23 में इनका काफी बेहतर रिटर्न था। फ्रेंड्स, अब कंक्लूड करने के बारे हमने बातें की, हमने ये देखा कि डाउन साइड मूवमेंट का प्रोडक्शन है, हमने ये देखा कि इसमें जो इसके मूवमेंट हैं डिफरेंट एसेट्स क्लास के, इक्विटी के, डेट के और कमोडिटी के, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है कि कौन ऊपर जाएगा तो कौन नीचे जाएगा। और तीसरा देखा हमने कि यहां टैक्स एडवांटेज भी है। यदि ये जस्टिफिकेशन आपको अपील करता है कि ये बातें सही हैं, अब निर्णय लेने की बारी। यदि आप चाहते हैं कि 2 साल में 3 साल में आपका फंड दुगना हो जाए तो आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बिल्कुल नहीं है, आपके लिए स्मॉल कैप फंड है। लेकिन स्मॉल कैप में एक संभावना यह भी है कि हो सकता है कि आपका 3 साल में दुगना हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि 3 साल में वो आधा भी हो जाए। जबकि मल्टी एसेट के फंड में आपका 3 साल में दुगना होने की संभावनाएं कभी नहीं है, काफी कम है। लेकिन यह भी साथ साथ है कि 3 साल में वो आधी हो जाए, इसकी संभावनाएं कम है। तो निर्णय आपको लेना है कि आप
3 साल में फंड को दुगना करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं विदाउट हैविंग एनी रिस्क आपका कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलता रहे। हालांकि आज के यंगस्टर्स जो हैं उनका जो फेवरेट सेगमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो खासकर बिगनर्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, जो चाहते हैं कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर द लॉन्ग टर्म मिले, उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेहतर है। इट्स माय ओपिनियन। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेना पड़ता है, यहां भी अंतिम निर्णय हमेशा